हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गलवान जैसी झड़प का अब देंगे भारतीय सेना जवाब। जी हां दोस्तों, सैनिकों को आक्रामक युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग दे रहा है आईटीबीपी। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ एलएसी से चीन पर बड़ी निगरानी, आखिर क्या है भारत का नया प्लान दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर सऊदी अरब ने अगर अमेरिका से किया किनारा तो दुनिया में आ सकती है बड़ी तबाही। बताएंगे दोस्तों कितना बड़ा खतरा है इनके अलग होने को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 1 नवंबर यानी कल से होने वाले हैं ये 5 सबसे बड़े बदलाव दोस्तों, सीधी आपकी जेब पर पड़ेगा असर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे नंबर 1 है, और आपको भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सैनिकों को आक्रामक युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग दे रहा है आईटीबीपी जवान। गलवान जैसी झड़प का देंगे करारा जवाब। बता दें चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की रक्षा में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस 2020 की गलवान घाटी झड़प जैसी प्रतिकूल स्थितियों से निपटने में बेहतर कौशल हासिल करने के लिए अपने कर्मियों को नई निरस्त आक्रामक युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दे रही है। गलवान घाटी में हुई झड़पों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर धारदार हथियारों से हमला किया था, और आईटीबीपी के प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट की विभिन्न तकनीक जैसे कि जूडो, कराटे और क्राव मागा के 15 से 20 अलग अलग युद्धाभ्यास शामिल है। आईटीबीपी के अनुभवी प्रशिक्षक करीब 3 महीने तक चलने वाला ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आईटीबीपी के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने कहा है कि नई निरस्त युद्ध तकनीक में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों स्वरूप शामिल है। जी हां दोस्तों, यानी कि अपनी भारत सरकार दोस्तों अपने जवानों को सशस्त्र और मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है, और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि अब आईटीबीपी के जवान भी उन नई तकनीकों को सीख करके दोस्तों चीन को माकूल और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इस नए अभ्यास को सीखने के लिए आप लोग आईटीबीपी के जवानों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एलएसी से चीन पर बड़ी निगरानी, आखिर भारत का क्या है नया प्लान। जी हां दोस्तों, बता दें चीन से लगी एलएसी सीमा के पास भारत बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है दोस्तों। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा, सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड चीन बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इसके उद्घाटन के बाद सीमावर्ती इलाकों में सैन्य अभियानों को मदद मिलेगी। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से चिनूक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकेंगे दोस्तों, और इसके अलावा C-130J जैसे बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में भी सुविधा होंगी, और सैन्य साजो सामान को ढोना आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस लैंडिंग ग्राउंड से चीन पर नजर रखना आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन आप लोग कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मोदी जी का हमेशा से एक ही और सबसे बड़ा विजन यही रहा है कि अपने देश को कैसे मजबूत किया जाए। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा के लिए भस्मासुर बने इमरान खान, पाकिस्तानी सेना पहली बार दिखी बैक फुट पर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने आजादी मार्च से सेना के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। इमरान खान ने खुलकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा और उनके करीबी ISI चीफ नदीम अंजुम को निशाना बनाया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक नेता के दांव से चित हो गई है दोस्तों, और उसे बैकफुट पर चलना पड़ रहा है। इमरान खान अब पाकिस्तानी सेना को उसी के हथियार से लगातार मात दे रही है, तो वहीं इमरान खान को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी दिलाने वाले जनरल बाजवा अपने भस्मासुर के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी सेना है जो अब तक राजनीति की पिच पाकिस्तान की आजादी के बाद से ही हमेशा विजेता रही है, लेकिन अब उससे अपने बनाए हथियार से ही मात मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, इमरान खान के मार्च को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां इमरान की रैली में बड़ा हादसा, कवर करने आए रिपोर्टर की मौके पर ही मौत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वीडियो के साथ इमरान खान ने लिखा है कि ये वो क्रांति है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे हकीकी आजादी मार्च का तीसरा दिन है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोग बड़ी संख्या में हमारे मार्च में शामिल हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों
इस दौरान एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया। रैली को कवर करने गई एक रिपोर्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जी हां दोस्तों, इस मार्च में एक पत्रकार की मौत हो गई और इसी लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर द्वारा कुचले जाने के बाद चैनल 5 की एक महिला रिपोर्टर की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्टर का नाम सद्दाफ है और वो कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक संतुलन खो बैठी। पत्रकार की मौत पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुख जताया। उन्होंने लिखा कि लॉन्ग मार्च में कंटेनर से गिरकर पत्रकार सदफ नईम की मौत से गहरा दुख हुआ। दुखद घटना के लिए परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। सद्दाफ नईम एक प्रगतिशील, गतिशील और मेहनती पत्रकार थी। हम मृतक के परिवार के लिए धैर्य की प्रार्थना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हकीकी आजादी मार्च निकाल रहे हैं। बीते दिन यानी शनिवार को तो इसको देखते हुए इस्लामाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में इस पत्रकार का दोस्तों चले जाना इमरान खान के इस रैली मार्च को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर पाकिस्तान की सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। दोस्तों ऐसे में बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां भारत और अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हुए। हिंद प्रशांत कारण सामरिक साझेदारी को मिली नई गति। जी हाँ दोस्तों, राजदूत संधू का सबसे बड़ा बयान भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। बता दें, अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के साथ आने से द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति मिली है। संधू ने शनिवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में इंडिया एट 75 सम्मेलन में दिए भाषण के दौरान ये टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच लगातार संपर्क और मंत्री व उच्च स्तर पर जारी विचार विमर्श ने संबंधों को समग्र दिशा प्रदान की है। संधू ने कहा कि हम अपने नेताओं के दृष्टिकोण को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्वाड बोले तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का ग्रुप। दोस्तों IPEF बोले तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा और I2U2 बोले तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग मंच के जरिए हिंद प्रशांत में साथ आने से हमारी सामरिक साझेदारी को एक नई गति मिली है, ऐसा इनका कहना है। दोस्तों संधू जी का। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियां और बढ़ी हैं या बात विवाद बढ़ा है? दोस्तों जो भी आपको लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर एक और खबर की बात करें, जहां दोस्तों रूस की चाल से अनाज का निर्यात रुका। घुटने पर आए पश्चिमी देश। जो बाइडेन ने कहा भुखमरी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के साथ संयुक्त राष्ट्र के अनाज सौदे में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन का समुद्री अनाज निर्यात को रशिया ने रविवार को रोक बोले तो हाल्टेड दिया है। दोस्तों और इस सौदे को वैश्विक खाद्य कमी को दूर करने की कुंजी के तौर पर माना जाता है। जंग के बीच रूस ने अनाज सौदे में अपनी भागीदारी को इसलिए भी निलंबित कर दिया है क्योंकि क्रीमिया पर शनिवार को यूक्रेन ने ड्रोन से कई हमले किए थे। शायद इसलिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी इस तरह से उभर कर सामने आ रही है। तो वहीं रविवार को यूरोपीय संघ ने रशिया से अपना निर्णय वापस लेने का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यूक्रेन के अनाज का निर्यात करने के समझौते को रशिया द्वारा निलंबित करने से वैश्विक भुखमरी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां कितनी है महंगाई, 10वें नंबर पर है अपना भारत। दोस्तों लेकिन भारत से पहले कौन कौन से बड़े देश हैं जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, आप सभी को बता दें। दोस्तों ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के हवाले से कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा गिरावट महसूस की जा रही है और महंगाई कई दशकों में सबसे ज्यादा हुई है। वार्षिक महंगाई को लेकर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा बहुत ही गंभीर हालात बयां कर रहे हैं। इसमें दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, जिनसे स्थिति की संवेदनशीलता सामने आ रही है और इस लिस्ट में भारत को 10वें नंबर पर रखा गया है, जहां वार्षिक महंगाई 7.4% बताई गई है। लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली और रशिया जैसे देशों में महंगाई भारत से भी कहीं ज्यादा दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो 19 देशों में सालाना महंगाई के आंकड़े दिए हैं, उसमें सबसे बुरे हालात तुर्की और अर्जेंटीना में है। दोस्तों यहाँ वार्षिक महंगाई दर बढ़कर क्रमशः 83.4% और 83% तक पहुँच चुके हैं। लेकिन ये भी कम हैरानी की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे पहले 9 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं, जो महंगाई डायन की जाल में बुरी तरह उलझते
नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इटली में भारत से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, इससे एक चीज तो साफ पता चलता है दोस्तों कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी कहे जाने वाले देशों में जब ब्रिटेन, अमेरिका, इटली जैसे देश दोस्तों भारत से भी गए गुजरे होते नजर आ रहे हैं, तो भारत फिर भी अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करता दिखाई दे रहा है दोस्तों, और इनसे आगे निकलते दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम पॉजिटिव वे में बात करके देखें तो ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत देश पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को देखते देखते बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त बोल्सोनारो को अवश्य मिलेगी क्या जीत? बता दें, ब्राजील में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो या पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, देश की जनता दोनों नेताओं में से अगला राष्ट्रपति किसे चुनेगी, इसके लिए रविवार को फिर से मतदान हुआ। ब्राजीलियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के लोगों के लिए यह चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और तनावपूर्ण रहा, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के बीच काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। और कौन जीतेगा दोस्तों, इसको लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें, ब्राजील के करीब 12 करोड़ मतदाता देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए रविवार को मतदान हुआ दोस्तों। अब इसका रिजल्ट आना बाकी है और शायद दोस्तों जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे होंगे रिजल्ट आ चुका होगा दोस्तों। ऐसे में कौन जीता कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त बोल्सोनारो ही जीते हैं तो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर सऊदी अरब ने अगर अमेरिका से किया किनारा तो दुनिया में आ सकती है तबाही। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों ही देश इस दुनिया में सबसे अहम स्थान रखते हैं और ऐसे में इनके बीच जो तनाव है वो पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने तेल कटौती पर सऊदी अरब को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है, तो वहीं सऊदी अरब की तरफ से इस महीने की शुरुआत में तेल के उत्पादन में कटौती करने का भी ऐलान किया गया था। यह ऐलान दोस्तों ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। फैसले की वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। जी हाँ, अमेरिकी सांसदों ने इस बात का अंदेशा जताया है कि जो फैसला लिया गया है उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। अमेरिका ने इसके बाद सऊदी अरब को होने वाली हथियारों की बिक्री प्रतिबंधित करने की धमकी दी। साथ ही साथ न्याय विभाग ने कहा है कि वो सऊदी अरब और ओपेक के दूसरे सदस्य देशों के बीच सांठगांठ के खिलाफ एक केस दायर करेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इन दोनों के बीच अगर रिश्ते खटास में पड़े दोस्तों तो पूरी दुनिया को नतीजे देखने को मिल सकते हैं। यूरेशिया ग्रुप के डायरेक्टर क्लेटन एलन ने कहा है कि ये कई वर्षों में पहला मौका है जब रिश्ते इस कदर तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साल 2020 में कहा था कि सऊदी अरब का अगर मानवाधिकार रिकॉर्ड देखा जाए तो इसे पायरिया कहना ही सही होगा। जी हाँ, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दी बधाई, लेकिन शी जिनपिंग ने क्यों नहीं दी? आपको बता दें, चीन में एक बार फिर से शी युग का प्रारंभ हो चुका है। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के नेता चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में पिछले दौर में पिछड़ने वाले भारतवंशी ऋषि सुनक ने इस बार बाजी मार ली है। अल्पकालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस के बाद अब सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। सुनक के प्रधानमंत्री बनने का असर भारत में भी है। पिछले कुछ दिनों से पूरा सोशल मीडिया बधाइयों से भरा हुआ है। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सुनक को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है, लेकिन शी जिनपिंग को उन्होंने अब तक बधाई नहीं दी है दोस्तों। रशिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया समेत कई देशों ने जिनपिंग को बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें बधाई नहीं दी है। जिनपिंग जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो बार भारत बुलाकर इनफॉर्मल समिट आयोजन किया, अभी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनपिंग से औपचारिक बात तक क्यों नहीं की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ 2 साल से अंतर्द्वंद चल रहा है। जिनपिंग को प्रधानमंत्री मोदी जी के बधाई संदेश न देने पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। चीन और भारत के बीच रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ से भारत की रणनीति को जोड़कर देख रहे हैं दोस्तों। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी कीमत पर अपने भारतीय सेनाओं का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत ने हमेशा से शांति की पहल की है, लेकिन चीन ने दोस्तों बार बार भारत के बातों को नकारा और हर बार बैठक को नाकामयाब साबित होते हुए दोस्तों उठकर जाते
आते दिखाई दी और बार बार भारत किसी के पैरों में नहीं पड़ने वाला दोस्तों। और भारत ने अब जैसे को तैसे वाली नीति अपनानी शुरू कर दी है दोस्तों। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अपने भारतीय सेनाओं का मनोबल किसी भी कीमत पर मोदी जी तोड़ना नहीं चाहते दोस्तों। ऐसे में आपकी अब जो भी राय होने वाली है बताइएगा जरूर, क्या मोदी जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है दोस्तों? हाँ या ना बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जय हिंद और जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की चल रही है बड़ी तैयारी। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मेजर जनरल कायरलो बुडानोव ने दावा किया है कि पुतिन इस युद्ध के अंत तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। बुडानोव ने कहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारी व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। जनरल बुडानोव का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रशिया पर काउंटर अटैक करके रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्र खेरसन बंदरगाह को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं लगता है कि पुतिन अब और सत्ता में रहेंगे, क्योंकि रशिया में इस बात को लेकर बात चल रही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। क्रीमिया के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मेजर जनरल कायरलो बुडानोव ने कहा है कि यूक्रेन नवंबर के अंत तक खेरसन पर फिर से कब्जा करने का लक्ष्य बना रहा है, तो वहीं हमारी कोशिश रहेगी कि क्रीमिया को भी रशिया से वापस लिया जाए। गौरतलब है कि क्रीमिया भी पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को जिस प्रकार से दोस्तों हटाने की राजनीति तय की जा रही है दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या ये वाकई ऐसा होने वाला है दोस्तों, या फिर इस तरह की अफवाहें ही फैलाई जा रही हैं यूक्रेन की तरफ से? अपनी जो भी निजी राय हो बताइएगा अवश्य, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद सियासी अराजकता कभी भी लग सकता है मार्शल लॉ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बीते कई महीनों से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच देश में सियासी अराजकता ने मुल्क की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है दोस्तों कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। कहा गया है कि आने वाले 6 महीने या इससे भी कम समय में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के साप्ताहिक समाचार द फ्राइडे टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में मार्शल लॉ की आशंका व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें अराजकता और शासन के बीच एक ही विकल्प बचता है। इस स्थिति में सेना कदम रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगले 6 महीने या इससे भी कम समय में मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जयशंकर से यूक्रेन युद्ध व आतंकवाद मुद्दे पर की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर जी को फोन करके यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं की। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को बातचीत हुई और इस दौरान जयशंकर जी ने ब्लिंकन को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और स्पष्ट संदेश के साथ साथ 26/11 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के उनके आह्वान के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शनिवार को दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में कहा कि ब्लिंकन और जयशंकर जी ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं की, जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग और यूक्रेन के खिलाफ रशिया की निरंतर आक्रामकता का मुद्दा शामिल है। इससे पहले जयशंकर जी ने शनिवार को ट्वीट किया था, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात करके अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और खबर की, जहां पर हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जलाए दिए। कहा ऐसा ब्रिटेन बनाएंगे जहां बच्चा बच्चा दिवाली मनाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले एशियाई और हिंदू प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2 साल पहले जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने दिवाली का जश्न आधिकारिक निवास 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर मनाया था। इस बार दिवाली उनके लिए बहुत खास थी और इसका जश्न 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक निवास पर मनाया गया। सुनक ने यहाँ पर दिए जलाए और सबको दिवाली की शुभकामनाएं दी। सुनक ने कहा कि वो एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पर हर बच्चा दिवाली मनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के लिए सुनक जी बड़े ही खास होने वाले हैं दोस्तों, और भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम की रिश्तों में बढ़त मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या मानना ऋषि सुनक जी को लेकर? आप लोग भी उन्हें लेट ही सही दोस्तों, लेकिन हैप्पी दीपावली अवश्य कह दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया ने इजराइल को दे दिया बहुत बड़ी धमकी। कहा यूक्रेन की अगर मदद की तो भुगतना होगा अंजाम। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच अब रशिया ने इजराइल को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल द्वारा यूक्रेन को सैन्य मदद की पेशकश करना रूस और इजराइल के बीच संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। हाल ही में ईरान पर आरोप लगा था कि उसने
उसने रशिया को सतह से सतह पर दागी जाने वाली मिसाइल देकर मदद की है। इसके बाद पश्चिमी देशों के द्वारा इजराइल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो यूक्रेन की मदद करे और इन्हीं घटनाक्रमों के बीच इजराइल ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य मदद देने की पेशकश कर दी, जिसके बाद दोस्तों बौखलाहट में रशिया ने अब इजराइल को यह बड़ी धमकी दी है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, गुजरात के मोरबी से बड़े हादसे की खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर 90 लोगों से भी ज्यादा की मौत की खबर आ रही है और 70 लोगों के घायल और 50 से भी ज्यादा अब भी लापता। जी हाँ दोस्तों, बता दें गुजरात के मोरबी में रविवार शाम बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। मौके पर मौजूद गुजरात के पंचायत मंत्री ब्रजेश मेरजा के मुताबिक हादसे में करीब अब तक दोस्तों अभी के हिसाब से 90 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचे हुए लोगों को नदी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक 50 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ब्रिज रिनोवेशन के बाद हाल ही में चालू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो घायल हैं, जो लापता हैं, उन सब के लिए कामना करिए दोस्तों कि वो मिल जाएं और ठीक हो जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर आजम खान को जेल होने के बाद दोस्तों आया है केशव मौर्य जी का बहुत बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कहा केशव जी ने कि आजम खान को सजा होना देश के लिए बहुत बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को आजम खान की सदस्यता खत्म होने पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान जहरीले भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरकार में आने के लिए किसी को भी भाषण में किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट से सजा के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। बता दें कि डिप्टी सीएम यहाँ कलेक्ट्रेट में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मायावती के ट्वीट विधानसभा चुनाव को लेकर 545 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव चाहती है। प्रधानमंत्री की सोच भी है कि एक देश और एक चुनाव हो, इससे बड़ा खर्चा बच जाएगा। एक बार चुनाव कराने के पक्ष में पार्टी नहीं है, लेकिन पूरे देश के राज्यों में हमारी सरकार नहीं है। राज्यों से सहमति भी इस मामले में नहीं बन रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आजम खान के दोस्तों विधायकी रद्द होने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ 1 नवंबर से हो सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर महीने का त्योहारी सीजन अब खत्म हो चुका है और पता भी नहीं चला दोस्तों अब नवंबर की शुरुआत होने वाली, और हर नए महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, जिनके बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते ही रहते हैं। ये बदलाव आपकी जेब, जिंदगी और जरूरत से जुड़े हुए होते हैं, और इस बार कुछ आर्थिक बदलाव ऐसे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से देश भर में कई चीजों में बदलाव हो सकते हैं दोस्तों। पहला है इंश्योरेंस क्लेम के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। एश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोले तो IRDAI ने 1 नवंबर से बीमा कर्ताओं के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर विवरण देना अनिवार्य कर सकती है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरा है गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में दोस्तों ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि गैस सिलेंडरों के दाम सस्ते होंगे या महंगे होंगे, लेकिन बदलाव अवश्य होगा दोस्तों। साथ ही साथ ट्रेनों का भी टाइम टेबल बदलने वाला है और बिजली सब्सिडी का भी नहीं मिलेगा फायदा। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के लोगों के 1 नवंबर से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। दरअसल अब दिल्ली के लोगों को महीने भर के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर। ऐसे में जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं उनको नवंबर महीने में बिजली सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आज का डेट है रजिस्ट्रेशन कराने का। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।